हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स अर्थात असीम केंद्र की उस असीम केंद्र की कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने बात की थी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है वो आदि प्रकार की कोशिकाएं होती है और जो जीव प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बैक्टीरिया की संरचना का अध्ययन किया जो कि प्रोकैरियोट या असीम केंद्र की का एक उदाहरण है। दूसरी ओर यूकैरियोट जीव वो होते हैं जिनकी जो कोशिकाएं होती है वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। ससीम केंद्र की जिन कोशिकाओं को बोलते हैं, ससीम केंद्र की जो जीव होते हैं वो थोड़े एडवांस होते हैं, विकसित होते हैं एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स, यानी वो असीम केंद्र की जीवों की तुलना में थोड़े एडवांस होते हैं। इवोल्यूशन की हम बात करें तो इवोल्यूशन में ऐसा माना जाता है कि प्रोकैरियोटिक जीव और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का विकास पहले हुआ था और उसके पश्चात ही यूकैरियोटिक जीवों और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण और विकास हुआ है। इस लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मध्य समानताएं और उनमें क्या डिफरेंसेस है, क्या असमानताएं हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम दोनों प्रकार की कोशिकाओं में समानताओं की हम बात करें तो दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं कोशिका कला से परिबद्ध होती है। उनके चारों ओर एक लिपोप्रोटीन अर्थात लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए उपस्थित होता है। डीएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी होता है और डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी होता है जो कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में जो केंद्र की अम्ल होते हैं जिनको डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, उनकी जो रासायनिक संरचना होती है, संगठन होता है, वो समान प्रकार का होता है। इसके साथ रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन वो प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए या आरएनए में दो प्रतिकृतियाँ बनती है, उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। वो प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन जिसके द्वारा डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, वो प्रक्रिया। और ट्रांसलेशन जिसके फलस्वरूप आरएनए प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। ये जो तीन महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित, ये दोनों ही प्रकार के कोशिकाओं में समान होती है। साथ ही दोनों में जीन नियमन की प्रक्रिया भी संपन्न होती है, क्योंकि जो जीन्स होते हैं वो चाहे प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक डीएनए हो, उनमें एक जीन तो होता नहीं है, एक से अधिक जीन होते हैं। और किस टाइम कौन से जीन को एक्टिव होना है, कौन से जीन को पैसिव होना है, ये जो प्रक्रिया होती है जीन नियमन की, ये दोनों में ही पाई जाती है। ऐसा नहीं होता है कि एक साथ ही सारे जीन एक्टिव हो। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तथा उनके एक्सप्रेशन के बीच मध्यवर्ती का कार्य करता है। होता क्या है कि एमआरएनए बनता है डीएनए से। डीएनए का जो पर्टिकुलर जो सेगमेंट होता है उससे एमआरएनए बनता है और एमआरएनए में जो कोड होते हैं, कोडॉन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसके साथ ही एमिनो एसिड्स संलग्न होते हैं और पर्टिकुलर प्रोटीन का निर्माण होता है। हर प्रोटीन में जो एमिनो एसिड्स होते हैं, हम जानते हैं कि प्रोटीन्स का निर्माण
अलग अलग एमिनो एसिड्स के मध्य बंध बनने से होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनने से होता है, जिसके फलस्वरूप प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनता है। तो ये जो mRNA होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है डीएनए में, क्रोमोसोम के डीएनए में, उसको प्रोटीन के रूप में ट्रांसलेट करने में बहुत मध्यवर्ती का काम करता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोनों में आनुवंशिक सूचनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में प्रोटीन होता है। जैसा कि भी बताया कि आनुवंशिक सूचनाएं जो क्रोमोसोम में निहित होती है, उनको mRNA के माध्यम से उसी के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर सेगमेंट, जो कि क्रोमोसोम का सेगमेंट होता है, खंड होता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जो आनुवंशिक सूचनाएं क्रोमोसोम में होती है, गुणसूत्र में होती है, उसकी जो अभिव्यक्ति होती है वो प्रोटीन के रूप में होती है, और प्रोटीन के रूप में होती है mRNA के माध्यम से। mRNA में वो जो कोड होते हैं वो निहित होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ संलग्न होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका, सभी में जो 20 प्रोटीन कोडिंग एमिनो अम्ल होते हैं वो समान होते हैं। वैसे तो क्या हम जानते हैं कि प्रकृति में कई एमिनो एसिड्स होते हैं, लेकिन प्रोटीन के निर्माण में जो 20 एमिनो एसिड्स काम आते हैं उनका वो समान होते हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं चाहे यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। इसके साथ ही जो जेनेटिक कोडोन्स होते हैं, 61 जेनेटिक कोडोन्स होते हैं। 61 जेनेटिक कोडोन्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में ही समान होते हैं। इसके साथ ही जब ट्रांसलेशन होता है तो स्टॉप कोडॉन जो होते हैं, स्टॉप कोडॉन्स जहाँ की ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, तो ये है UAA, UGA एंड UAG। ये जो 3 कोडॉन है UAA, UGA और UAG, ये तीनों स्टॉप कोडॉन्स प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में समान होते हैं। इसके साथ ही टीआरएनए की संरचना भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में समान होती है। टीआरएनए जो ट्रांसफर आरएनए होता है, जो एमिनो एसिड्स को राइबोसोम्स तक और जो mRNA का जो कोडॉन होता है वहाँ तक पहुँचाता है, तो टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो समान होता है। और कुछ मेटाबॉलिक पाथवेज जैसे ग्लाइकोलाइसिस व ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल जिसे बोलते हैं, वो समान होते हैं। ऊर्जा के अणु के रूप में ATP कार्य करता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक होता है या यूकैरियोटिक। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये ऊर्जा अणु के रूप में दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में कार्य करता है। दोनों में ATP का उत्पादन जो प्रोटॉन की सांद्रता प्रवणता से ही होता है। प्रोटॉन जो होते हैं उनका जो मेम्ब्रेन के आर पार सांद्रता प्रवणता के अनुसार जो मूवमेंट होता है, उसी से ही ATP का उत्पादन होता है। दोनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसे लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं यूकैरियोटिक में तो प्लांट सेल्स में होती है, और प्रोकैरियोटिक में जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये पाई जाती है। समानताओं के बाद हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मध्य असमानताएं या अंतर की। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की हम बात करें तो प्रो का मतलब होता है प्री कैरियन न्यूक्लियस, यानी जिनमें न्यूक्लियस या केंद्रक आदिम प्रकार का पाया जाता है। और यू और कैरियन, यूकैरियोट्स बना है यू और कैरियन 2 शब्दों से, तो यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन न्यूक्लियस, यानी जिनमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट्स जैसे कि उनके नाम से ही स्पष्ट है कि इनमें आदिम प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, यूकैरियोट्स में थोड़ा एडवांस केंद्रक पाया जाता है। इन असमानताओं के अलावा भी बहुत असमानताएं होती है, जिसकी हम बात करेंगे।
प्रोकैरियोट्स होते हैं वो प्रिमिटिव फॉर्म्स होते हैं, यानी आदिम रूप होते हैं जीवों के, जबकि यूकैरियोट्स होते हैं वो एडवांस फॉर्म होते हैं। क्योंकि इवोल्यूशन में, जैसा कि मैंने बताया कि इवोल्यूशन में ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ, प्रोकैरियोटिक जीव का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद में यूकैरियोट्स का निर्माण हुआ, जो कि कंपैरेटिवली जटिल होते हैं। प्रोकैरियोट्स की हम बात करें तो सामान्यतः एक कोशिकीय होते हैं, यानी इन जीवों का शरीर एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसा कि हमने बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन किया था, तब जाना था कि इसकी सारी जो क्रियाएँ होती है, जीवन की क्रियाएँ, वो एक ही कोशिका में होती है, अतः ये एक कोशिकीय होते हैं। और बहु यूकैरियोट्स की हम बात करें तो ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं या बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। एक कोशिकीय का उदाहरण जैसे अमीबा आदि, ये जो जीव होता है अमीबा, यूग्लिना, ये प्लाज्मोडियम, ये एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं जिनमें जीवन की सारी क्रियाएं एक ही सेल में होती है। जबकि हायर एनिमल्स जो होते हैं जैसे मैमल्स, रेप्टाइल्स, ये सब बहुकोशिकीय होते हैं और इनमें जो सेल्स पाई जाती है ये यूकैरियोटिक प्रकार की सेल्स पाई जाती है। कोशिका के साइज की अगर हम बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें कंपेरेटिवली इन कोशिकाओं का आकार सूक्ष्म होता है और सामान्यतः 1 to 10 माइक्रोमीटर, 1 से 10 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक जीवों में जो कोशिकाएं होती है वो सामान्यतः बड़ी होती है और उनका साइज लगभग 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। अब झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। देखिए होता क्या है कि कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो कि चारों ओर मेम्ब्रेन से, यूनिट मेम्ब्रेन या इकाई कला से आवृत होते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, ये कोशिकांग जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग होते हैं, चाहे वो सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से हो चाहे डबल यूनिट मेम्ब्रेन से हो, ऐसे कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आनुवंशिक पदार्थ की हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में एक गुणसूत्र पाया जाता है, जो कि हमने बैक्टीरिया में देखा कि सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है और एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं जो एक से अधिक हो सकते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। फिर हम प्रोकैरियोट्स की हम बात करें आगे तो आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप में वितरित होता है, मुक्त रूप में वितरित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक में केंद्रीय आवरण से आवृत होता है। हमने बैक्टीरिया में देखा था कि उसका जो आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, वो न्यूक्लियोइड के रूप में पाया जाता है। उनमें चारों ओर यूकैरियोटिक कोशिकाओं के समान परिबद्ध, डबल मेम्ब्रेन से परिबद्ध न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो डबल मेम्ब्रेन से परिबद्ध कोशिकांग होता है, केंद्रक जिसे बोलते हैं, उसके भीतर ही पाए जाते हैं। गुणसूत्र में हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो गुण उसमें कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए उपस्थित होता है। इसमें जो सर्कुलर डीएनए होता है वो कोवेलेंटली क्लोज होता है और यूकैरियोट्स में जो डीएनए होता है, गुणसूत्र होता है, वो सर्कुलर नहीं होता है बल्कि रेखीय होता है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका का विभाजन होता है वो विखंडन द्वारा होता है या मुकुलन द्वारा होता है। इसमें समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित होते हैं। इनमें क्या होता है कि उनका जो आनुवंशिक पदार्थ है उनका रेप्लिकेशन होगा, उसके साथ ही विखंडन या मुकुलन द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। और इन केस
अगर एक कोशिकीय जीव है तो उसके फलस्वरूप दो जीव बन जाएंगे। जो ही कोशिका का विभाजन होगा तो दो कोशिका बनेगी और हम कह सकते हैं कि दो प्रोकैरियोटिक जीव बन जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो विभाजन होता है कोशिका का वो समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। समसूत्री विभाजन में जो डॉटर सेल्स होती है पुत्री कोशिकाएं उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, जबकि अर्धसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अब न्यूक्लियस की हम बात करें, केंद्रिका जो कि न्यूक्लियस के भीतर पाई जाती है, केंद्र के भीतर एक संरचना पाई जाती है केंद्रिका, वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बहुत विकसित न्यूक्लियस पाया जाता है। राइबोसोम की हम बात करें तो राइबोसोम प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं और यूकैरियोट में पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। उसके बाद हम आगे बात करें तो डीएनए जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है वो नेकेड होता है। नेकेड इसलिए होता है कि उनमें नग्न इसलिए होता है कि उसमें हिस्टोन जो प्रोटीन होता है वो अनुपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए होता है वो एक प्रोटीन होता है हिस्टोन, जिसके चारों ओर लिपटा रहता है, जिसके फलस्वरूप क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है। तो प्रोकैरियोट में हिस्टोन नहीं पाया जाता है और यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा अंतःपदवीय जालिका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम होते हैं मुक्त वहाँ पे होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःपदवीय जालिका से अटैच होते हैं और यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कशाप फ्लैजिलम पाए जाते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर सरल होता है। इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो फ्लैजिलम होते हैं वो जटिल होते हैं और इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। इनमें जो कशाप होते हैं वो अधिकोशिकीय तथा सतही झिल्ली से अनावृत होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कशाप अंतराकोशिकीय तथा सतही झिल्ली से आवृत होते हैं। कोशिका भित्ति की हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में म्यूकोपेप्टाइड, पेप्टिडोग्लाइकॉन या म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बनी होती है, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो सेल वॉल होती है वो केवल प्लांट सेल्स में पाई जाती है, पादप कोशिका में। और यहाँ पे भी ये जो सेल वॉल होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है और कुछ फंजाई में काइटिन की बनी होती है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मिड की। तो कुछ बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है। हमने जब प्रोकैरियोटिक सेल की बात की तब जाना कि प्लाज्मिड होता है जो क्रोमोसोम के अलावा जो डीएनए पाया जाता है उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ये पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मिड एब्सेंट होता है। साइटोस्केलेटन सिस्टम की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वास्तविक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होता है। हालांकि कुछ बैक्टीरिया में कंजुगेशन पाया जाता है, जिसका फलस्वरूप प्लाज्मिड का आदान प्रदान भी होता है, लेकिन उनमें वास्तविक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अधिकांश जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ संयुग्मन, रूपांतरण व पारगमन द्वारा स्थानांतरित होता है। बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और पारगमन ये जो होता है इनके फलस्वरूप जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनका ट्रांसफर होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में संयुग्मन, रूपांतरण या पारगमन
ये प्रक्रियाएं एब्सेंट होती है। श्वसन इनमें मीजोसोम्स जो होते हैं या इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे संबंधित होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक कोशिकाओं में रेस्पिरेशन का कार्य करते हैं। प्रकाश संश्लेषण वर्णक कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जबकि यूकेरियोट्स में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, लवक, हरित लवक, उनमें प्रकाश संश्लेषण से संबंधित वर्णक पाए जाते हैं। फिर हम नाइट्रोजन इस फिक्सेशन की बात करें, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो वो क्षमता प्रोकैरियोट में पाई जाती है जो कि यूकेरियोट्स में नहीं होती है। एंडोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जिसमें फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस होते हैं, वो प्रक्रियाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एंडोसाइटोसिस, चाहे वो फेगोसाइटोसिस हो या पिनोसाइटोसिस, ये कुछ एनिमल्स में पाई जाती है। साइक्लोसिस, जो को जीव परिभ्रमण बोलते हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में साइक्लोसिस या जीव परिभ्रमण पाया जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें, संचार तंत्र की, तो वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में वेल डेवलप्ड होता है, कोशिकाएं एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो 10 से 20 मिनट होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। सेल साइकिल जिसमें एक कोशिका 2 में विभाजित होती है, ठीक है, ये एक जो साइकिल होता है 10 से 20 मिनट का होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में लगभग 24 आवर्स का सेल साइकिल होता है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये जो प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रियाएं हैं, संबंधित क्रियाएं हैं, ये कोशिका द्रव्य में साथ साथ चलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में ये अलग अलग होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, अर्थात डीएनए से आरएनए का निर्माण, वो तो न्यूक्लियस में होता है, और ट्रांसलेशन जो होता है, अर्थात आरएनए से फिर प्रोटीन का निर्माण, ये साइटोप्लाज्म में होता है। इस प्रकार हमने जाना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाएं दोनों में कुछ समानताएं होती है, लेकिन समानता के साथ साथ ही दोनों में कुछ असमानताएं भी होती है, जिसके फलस्वरूप ये माना जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आदिम प्रकार की कोशिकाएं हैं, और यूकेरियोटिक कोशिकाएं और यूकेरियोटिक जीव उनके कंपैरिजन में थोड़े एडवांस प्रकार के होते हैं।